हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट गुरु में। फ्रेंड, आज हम NCERT कक्षा 3, 4, 5 और 7 देखेंगे, जो कि पर्यावरण सब्जेक्ट है इसका। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। गांधी जी का 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसमें गांधी जी के जन्म की 150वीं तक जयंती खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। फ्रेंड, जितने भी आज हम इस सेशन में क्वेश्चन देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ। आकाश में शाम के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों से मिलकर बनी विशालकाय वृत्ताकार वक्र इंद्रधनुष कहलाता है। तीसरा पॉइंट है, वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण या डिस्पर्जन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण होता है। पॉइंट 4 है, सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। पॉइंट 5 है, इंद्रधनुष सदैव दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। पॉइंट 6 है, दृष्टिहीन लोग पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी। ये फ्रांस के थे। 6 उभरी हुई स्पर्श बिंदु होते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 7 है, बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां जो है पॉइंट इसमें, डल झील श्रीनगर में स्थित है। डल झील कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह कहाँ है? डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये। जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील डल झील है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल, समर ग्रीष्म कैपिटल है, विंटर में कैपिटल जम्मू होता है। 9वां पॉइंट है, टांका घर में गड्ढा खोदकर बारिश को एक सुनियोजित तरीके से इकट्ठा करने का स्थान है। कक्षा 3 का NCERT हमने देखा, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने देख लिए। 9 पॉइंट थे जिसमें। अब हम चलते हैं कक्षा 4 के NCERT में। इसमें पहला पॉइंट है आपका, लकड़ी की बनी छोटी नाव को केरल में वल्लम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्लम कहा जाता है। पॉइंट 2 है इसमें, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, जबकि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। पॉइंट नंबर 5 है, परजीवी से रिलेटेड देखते हैं। परजीवी होता क्या है? वे जीव जो दूसरे जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे जू और किलनी। सहजीवी किसे कहेंगे? यह 2 प्राणियों में पारस्परिक लाभदायक आंतरिक साझेदारी होती है। यह सहभागिता
में दो पौधों, दो जंतुओं तथा पौधों और जंतुओं के पारस्परिक संबंध में हो सकती है। उदाहरण के लिए भैंस के ऊपर बगुले का बैठना। पॉइंट नंबर 7 है खेजड़ी। खेजड़ी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यह एक प्रकार का पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। जो खेजड़ी वृक्ष होता है उसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। यह छायादार वृक्ष है और जिसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। 8वां पॉइंट है इसमें RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2008। यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 13 है घर और स्थान और घर। मनाली में पत्थर व लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं, जबकि राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर होते हैं जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। इनसे एक क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख। एक बार हम दोबारा इसको रिवीजन कर देते हैं इसका। मनाली पत्थर व लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं मनाली में। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिसका फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। राज्य एवं व्यंजन। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों से सब्जी बनती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनते हैं। पॉइंट नंबर 15 है गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशे में भर लो। इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। यूपी में कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज जिला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट है इसमें राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य और राज्य देखेंगे और पड़ोसी राज्य देखेंगे। उत्तर प्रदेश स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और देश नेपाल। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ देश है नेपाल और उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश है इनसे सटे हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी व माहे। देवताओं का देश केरल को कहा जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। राज्य और पुल। असम में बांस से पुल बनाया जाता है। लद्दाख में ट्रॉली से लकड़ी से बना झूला। केरल में वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव। राजस्थान में ऊंट गाड़ी होता है। मैदानी इलाकों के गांव बैलगाड़ी। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। लीची का फूल फरवरी में खिलता है। मडगांव जो है गोवा राज्य में है। 19वां पॉइंट है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। 20वां पॉइंट है बिश्नोई जनजाति है जो कि राजस्थान में निवास करती है, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है। कक्षा 4 का ही चैप्टर 5 है। इसमें 21वां पॉइंट है मधुमक्खी के अलावा
चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। ओमना का सफ़र, गांधीधाम कुछ से तक यात्रा, कच्छ से। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पश्चिमी घाट के पर्वतों में पड़ेंगी। अमूमा। क्लास 4 का पाठ 13 है। पहाड़ों का समुंदर तक, पहाड़ों से समुंदर तक है। जल प्रदूषण के प्रकार, भौतिक जल प्रदूषण, रासायनिक जल प्रदूषण, शरीर क्रियात्मक और जैविक जल प्रदूषण। अब इसमें देखेंगे भौतिक जल प्रदूषण में क्या क्या आता है। जल की गंध, स्वाद, ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा आपका उद्योगों एवं अन्य फैक्ट्रियों से आने वाला रासायनिक पदार्थ। शरीर क्रियात्मक, जल के उपयोग से मानव की क्रिया विधि हानिकारक रूप से प्रभावित होती है। जैविक जल प्रदूषण, विभिन्न रोगजनक जीवों का जल में मिल जाना। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी को उबालना है। अब पाठ 14 देखेंगे। बसवा का खेत। कर्नाटक में जुलाई का महीना प्याज की फसल उगाने की तैयारी। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। इलिगे प्याज को पौधे से अलग करने का औजार है। कुरिगे क्या है? हल की तरह औजार है। बूझो और पहचानो। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसों, सिर पर दुम तक दिखे नीला ही नीला मोर है। पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस पकड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के से काटने के कारण ही इनके दांत घिसते रहते हैं। मनुष्य के दांतों के 4 प्रकार होते हैं: कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। नदिता मुंबई में, पाठ 17 है। मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है। सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी झुग्गियां हैं। घर में वही बैठना, सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना। पानी भरने के लिए सुबह 4 बजे जाना पड़ता है और पानी के लिए झगड़े भी होते हैं। लिफ्ट से नीचे उतरते समय भारहीनता का अनुभव होता है जबकि ऊपर जाते समय भार का अनुभव अधिक होता है। पाठ 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। गंदे पानी को पीने से दस्त और हैजा जैसी बीमारी होती है। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ या दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक मिला लें। दस्त वाले व्यक्ति के लिए घोल: 1 गिलास पीने का पानी उबालकर ठंडा करें। इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर
घोलो, चुटकी भर नमक डालो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन न हो। जब भी दस्त हो इस घोल को मिलाते रहना चाहिए, साथ में हल्का भोजन ज़रूर लेते रहें। छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। फिर भी दस्त न रुके तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बच्चों ने उठाया पहला कदम, होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। लोगों को पानी की कमी की आदत, बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी न, पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से सूखा पड़ा। मजबूरी में लोग शहर जाने लगे। गांव में बड़ों की पंचायत के साथ बच्चे भी थे। बच्चों की पंचायत का नाम भीमा संघ था। पाठ 19 है, जड़ों का जाल। बरगद का पेड़, बरगद की जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। किसी भी पेड़ छटाई के लिए उस इलाके के संबंधित सरकारी दफ्तर से अनुमति लेनी पड़ती है। क्या तुम जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। ऊंचाई की दीवार की लगभग और पत्तियां बहुत कम होती हैं। पाठ 24 है, पूरे देश की बात। मलयालम में चिट्टपन पिता का छोटा भाई होता है। कुजम्मा पिता के छोटे भाई और पत्नी, जिसको चाची कहते हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। इसमें अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। यह रेगिस्तान इलाके में है। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है। पूरे शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं। अधिकांशतः खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं अबू धाबी में। यहाँ का स्थानीय भाषा अरबी है। पाठ 25 देखते हैं, 25वां पाठ देखते हैं। तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि केरल में उगाए जाते हैं। पाठ 26 से प्रश्न देखते हैं। फौजी वहीदा, थन्ना मंडी गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? दक्षिण दिशा फिर पूर्व दिशा में। नीचे लिखे जानवरों की विशेष, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों ही में रहते हैं। उनके शरीर शल्क से बने होते हैं। ईवीएस किसका संक्षेपण है? एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज का संक्षिप्त रूप है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में किसका भाग है? आंध्र प्रदेश का भाग है। पाठ 27 है, कोशिश हुई कामयाब। लद्दाख में आमाले माँ को कहते हैं, आवाले पिता को कहते हैं, मेमेले दादाजी को कहते हैं। लद्दाख यह उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में एक धरातल है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। फ्रेंड, हम इसमें पूरा जो है कि कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। लेह और लद्दाख के घरों में नीचे दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, सही है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू होते हैं, ये गलत है।
पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने घर होते हैं, गलत है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, सही है। लकड़ी के फर्श होते हैं, सही है। मिलकर खाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? असम बिहू, ये सही है। तमिलनाडु लावड़ी, उड़ीसा भरतनाट्यम, कर्नाटक कथक। नृत्य जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, यक्षगान कर्नाटक का है, लावड़ी पुणे का है, उड़ीसा का है, कथक उत्तर भारत का है। पर्यावरण कक्षा 5 में देखते हैं, कैसे पहचान चींटी ने दोस्तों को बताई। पाठ 1, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। कई पक्षी अपना गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, हमें पक्षियों के कान दिखाई देते हैं। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालती हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। विटामिन से संबंधित देखते हैं कुछ प्रश्न। विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसको जीरोथैलेमिया भी कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन B3 की कमी से त्वचा पर दाद होना। विटामिन B5 सफ़ेद बाल और मंदबुद्धि का होना। विटामिन B6 एनीमिया, त्वचा रोग हो जाता है इसमें। विटामिन B7 लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन C स्कर्वी रोग। विटामिन D रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन E जनन शक्ति में कमी। विटामिन के रक्त का थक्का न बनना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनजन्यता रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। चीज़ों को 1 या 2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए किए जाने वाले घरेलू उपाय। दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे उबालते हैं। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर। आंतरेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। मामिड़ी तांबड़ा आम पापड़ को कहते हैं। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि जार में उपस्थित नमी हटाने के लिए। अगर शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? नमी से अचार में फफूंदी लग जाएगी और अचार खराब हो जाएगा। शहर जाने लगे। गांव में बड़ों की पंचायत के साथ बच्चे शहर में जाने लगे। बच्चों की पंचायत का नाम भीमा संघ था।
आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाई जाती हैं। बीज, पार्ट 5 है बीज। चनों को अंकुरित करने के लिए भिगोए चनों को गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। पौधों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है। शिकारी पौधे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसमें नेफेंथीज सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। उसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न आता ही रहता है। हाँ, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च कहाँ से लाए जाते हैं, कहाँ से आया था, तो दक्षिण अमेरिका से आया था। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने के लिए प्रोटीन दिया जाता है। अल-बरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल-बरूनी ने भारतीय तालाबों के बारे में लिखा है। उसने एक किताब लिखी। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ सालों में बस 10 से 12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ के नदियों में भी सालों में कई महीने पानी नहीं रहता। उत्तराखंड में ब्याह कर आई दुल्हन झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ता है तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। पुनीता के मोहल्ले में दो पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उसमें पानी था, लेकिन अब पानी नहीं है। इसकी कुछ वजह हैं। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं हो रहा है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया। तरुण भारत संघ एक संस्था जो बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करती है कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। संघ के लोग पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। तरुण भारत संघ नामक समूह निम्नलिखित है। पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ दिए गए कथन जो सही हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के लिए के रूप में इनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित रूपों में होता है। मच्छरों के छोटे बच्चों की लाखें कहते हैं या लार्वा कहते हैं उसको। ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। ये पतले पतले भूरे से रंग के कीड़े होते हैं। ये मच्छरों द्वारा पानी में अंडा देने से बनते हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। घरेलू मक्खी से होने वाली मुख्य बीमारियां टाइफाइड बुखार, हैजा, पेचिस, दस्त जिसे डायरिया भी कहते हैं, टीबी, कुष्ठ रोग और गिल्टी रोग। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में। इसकी यूनिट ग्राम। मेल में 13.8 से 17.2% हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि फीमेल में 12.1 से 15.9 पाया जाता है। मच्छर के पेट की कहानी। वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस को माइक्रोस्कोप से बहुत से मच्छरों के पेट में दिखने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन एक मच्छरी मादा एनाफिलीज मच्छर, रंग भूरा और
के पेट में देखते समय उन्हें मलेरिया के जीवाणु दिखाई पड़े, उसी से सबूत मिला कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोनाल्ड रॉस ने अपनी खोज सिकंदराबाद के एक छोटे से अस्पताल में की थी। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, कम से कम 5 ग्रुप में इसको शेयर करें। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सब समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान की जाती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, जिसको प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाए थे दक्षिण अमेरिका के लोग लाए थे। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए प्रोटीन दिया जाता है। पर्यावरण भाग 5, जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट। जैव विविधता के तप्त स्थल की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम नॉर्मन मायर के द्वारा 1988 में की गई। मापदंड या प्रजातियों की दृष्टि से धनी उच्च स्तर की जैव विविधता, स्थानीय प्रजाति के जीव जंतुओं की अधिकता, जैव विविधता पर संकट। भारत में 4 प्रकार के हॉटस्पॉट पाए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, उत्तर वर्णविच्छेद और शुंडा लैंड। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? यह समुद्र का वह भाग होता है जिसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तथा यह जल के अंदर एक प्रमुख निवास क्षेत्र है। IUCN और ब्लू मिशन द्वारा 50 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है। इसके अंतर्गत भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को रखा गया है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और प्रजातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डेटा बुक में। किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाएगा जब वह अपने प्राकृतिक वास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। सिक्किम राज्य की वनस्पति शास्त्रियों को स्वर्ग कहा जाता है। सिक्किम राज्यों को भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 11 दिसंबर सन 2002 को। पर्यावरण भाग 6, जैव विविधता का संरक्षण। स्वस्थाने इन सीटू, अपस्थाने एक्स सीटू। स्वस्थाने क्या है? जैव विविधता का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास में और जैव मंडल, रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। इसमें अपस्थाने या एक्स सीटू क्या है? जैव विविधता का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास स्थल के बाहर। इसमें जीन बैंक, सीड बैंक, चिड़ियाघर का अध्ययन किया जाता है। इसमें जैव मंडल, रिजर्व, इसमें सभी जीन पूल, समस्त जैव विविधता प्रजातियों या पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर अनुसंधान और विकास का कार्य भी होता है आकार और विस्तृत से। इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हो सकते हैं। भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व, जिनमें से 10 को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट होगा। भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व, जिनमें से 10 को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। पर्यावरण भाग 7, वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य निर्माण केंद्र और राज्य
सरकार द्वारा विशिष्ट प्रकार के जीवों का संरक्षण इसमें किया जाता है। संरक्षण से संबंधित नियम कठोर होते हैं। पशुचारण वन्य पदार्थों के संग्रहण की अनुमति। भारत में कुल 535 वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 535 वन्य जीव अभ्यारण्य कुल भारत में। सर्वाधिक अंडमान निकोबार में है 96। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। शांत घाटी केरल में। शांत घाटी पूछा जाए, शांत घाटी किसे कहेंगे? तो केरल को कहेंगे। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है, जो कि एक तैरता हुआ झील है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। विश्व आर्द्र भूमि नम भूमि या वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। वेटलैंड दिवस या फिर विश्व आर्द्र भूमि या नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। पर्यावरण भाग 8 जलवायु परिवर्तन एवं ग्रीन हाउस गैसें। हरित ग्रह जिसको बोलते हैं हरित ग्रह गैसें। जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान में परिवर्तन, वृद्धि या कमी, वायु एवं वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन, सूर्यताप की मात्रा में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण, हरित गृह प्रभाव गैसों का बढ़ता उत्सर्जन, बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग, वनों का विकास। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उससे क्या होता है? वनों का विकास होता है। मीथेन नम भूमि कृषि कार्य कूड़े के ढेरों में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड जैव ईंधनों का दहन है। HFCS 19 गैसों का समुच्चय है। HCF 23 गैसों का समुच्चय है। पर क्लोरोकार्बन एल्युमिनियम उद्योग से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और SF6 मैग्नीशियम के परिष्करण में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अन्य हरित गैसें जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। पर्यावरण महत्वपूर्ण प्रश्न। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी जोसेफ फ्यूरियर ने दी थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान चीन देश का है। किस देश को कार्बन नेगेटिव के रूप में जाना जाता है? भूटान को। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक तापन द्वारा पहले प्रभावित होता है? अंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादर। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करता है। मीथेन के स्रोत हैं धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। जुगाली करने वाले पशु मीथेन गैस का निस्तारण करते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 2008 में जारी है। पर्यावरण 2010 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम अध्ययन कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2016 में कौन सी पूछे गए प्रश्न है? पहला, इसमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन हीलियम है, जबकि हीलियम नहीं है। हीलियम आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। 2014 में पूछे गए प्रश्न, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड
नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस हैं। वायुमंडल में 99% पर कौन सी दो गैसें हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। कौन सी ये ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, आर्गन और मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड। विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रमुख है? वाहनों से निकलने वाली गैसें। कौन विश्व उष्मायन का प्रमुख कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण भाग 11 अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में इसमें पढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणों के अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन परत द्वारा इसका अवशोषण नहीं होता है, इसके कारण झुर्रियों का निर्माण होता है। अल्ट्रावायलेट रेज ए हो गया। अल्ट्रावायलेट रेज बी 10% भाग पर पृथ्वी आती है। अधिकांश भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती है। धूप से त्वचा जलना, त्वचीय कैंसर, मोतियाबिंद, उसके बाद शरीर का प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होना, फसलों का नुकसान। सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण है अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट सी पूर्णतः ओजोन परत द्वारा अवशोषित। आंखों में जलन, त्वचा का लाल होना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओजोन का निर्माण एवं विनाश एक सतत प्रक्रिया है समताप मंडल में जो होती है। पर्यावरण भाग 12 ओजोन का विनाश। एक तो प्राकृतिक के कारण होता है, एक मानव जनित। प्राकृतिक कारण ओजोन का विनाश हो जाता है और मानव जनित कारण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन और फ्लोरीन कार्बन इसके मुख्य घटक हैं। ग्रीन हाउस गैसों में योगदान ओजोन परत का क्षरण होता है इससे। और प्रयोग क्या क्या होता है? जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज हम लोग यूज करते हैं, एयर कंडीशनर और परफ्यूम। ओजोन परत के क्षरण का प्रथम 1985 ईस्वी में फार्गन द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर दिया गया था। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन परत की औसत मोटाई 300 डॉप्सन यूनिट है। जहां पर यह मोटाई 100 डॉप्सन की होती है तो ओजोन छिद्र का निर्माण हो जाता है। ओजोन परत की सुरक्षा हेतु समझौते वियना समझौता 1905 में किया गया था, जो 1905 से लागू है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह पहला प्रोटोकॉल हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। हेलोन्स तथा CFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। पर्यावरण भाग 16 भौतिक गुणों के आधार पर प्रदूषण। गैसीय प्रदूषण। वायुमंडल की ऊपरी परत में गैसों के एकत्र होने के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे गैसीय प्रदूषण कहते हैं। धूल प्रदूषण। औद्योगिक इकाइयों से संबंधित खदानों जैसे लौह अयस्क तथा कोयले की खदानों की धूल से पर्यावरण प्रदूषित होती है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त पौधा है नीम। ताप प्रदूषण। ताप ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः कोयले को जलाया जाता है, जिससे उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। कोयले के जलने से वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरोस, सल्फर एवं नाइट्रोजन आदि का सांद्रण वातावरण में होने से वातावरण का ताप बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। फुसफुसाहट में 30 डेसिबल, सामान्यतः बातचीत में 7 डेसिबल। मनुष्य का श्रवण क्षमता अधिक 80 होता है। सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण रॉकेट ईंधन द्वारा 180 डेसिबल होता है। हृदय की धड़कन 10 डेसिबल। पौधों द्वारा ध्वनि तरंगों का अवशोषित करने की क्षमता के कारण इनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। किसी व्यक्ति को लगातार 80 से 90 डेसिबल के शोर में 8 घंटे तक रखने पर उसमें बहरापन शुरू हो जाता है। पर्यावरण भाग 14 सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा आता है। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, उसके बाद इसमें परमाणु ऊर्जा और सौर
गैस होते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं इसमें जैविक मात्रा में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा। भारत में सौर ऊर्जा शक्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संभाव्यता वाला है। डीजल, कोयला, मिट्टी के तेल तथा हाइड्रोजन में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण हाइड्रोजन है। पर्यावरण भाग 23 में महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में है। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ पर है? पुणे में है। सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले प्रमुख भूकंप द्वारा होती है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। पी हेगड़े का संबंध एपिको आंदोलन से है, जो कि 1983 में हुआ था। कर्नाटक, दक्षिण भारत में है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। शांत घाटी आंदोलन से सलीम अली जुड़े हुए हैं, जो कि कहाँ पर है? कश्मीर में है। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर प्रदूषण। जैव अपघटनीय ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों से विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषण कहलाते हैं। घरेलू अपशिष्ट कचरा, मल मूत्र, वाहित मल, सीवेज आदि का पूरी तरह अपघटन कर दिया जाता है, जैसे अपघटनीय जो प्रकृति में विघटित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक, कीटनाशक दवाएं, नाभिकीय अपशिष्ट आदि। सुपोषण न्यूट्रोफिकेशन स्थिर जलाशयों में नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा में वृद्धि, शैवालों तथा जलकुंभी की मात्रा में वृद्धि, शैवाल प्रस्फुटन, जीवाणु क्रिया में वृद्धि, ऑक्सीजन उपभोग में वृद्धि, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी और बीओडी में वृद्धि। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे जल की शुद्धता मापा जाता है। बीओडी से मछलियों एवं अन्य जंतुओं की मृत्यु। डीओ जितना कम, वीओडी उतना अधिक। बायो गैस डिमांड पर जैव ऑक्सीजन की मांग। दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। पर्यावरण भाग 24 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें भी देख लेते हैं। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2017 के विश्व जल संरक्षण दिवस का मुख्य विषय क्या था? अवशिष्ट जल था। क्या था? अवशिष्ट जल। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में किया गया था। फरवरी 2009 में किया गया था। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी में क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1997 में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया। डॉल्फिन गंगा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1997 में किया गया। 1997 में किया गया। डॉल्फिन की भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भाग 26 देखते हैं। फ्रेंड, आपको तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसे नोट्स बनाते चले। महत्वपूर्ण। पुष्कर झील राजस्थान में है। ब्रह्मा जी की इकलौती मंदिर विश्व में है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान दिवस 2 अक्टूबर 2014 से मनाया जा रहा है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क धार मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
कजरी जोधपुर राजस्थान में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। एक मार्ग एक्ट भारत में 1937 में आरंभ किया गया था। भाग 27 है वन एवं वन्य जीव। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3 भाग पर 33%। हमारे देश में मध्य प्रदेश राज्यों में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत के मिजोरम राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, 90% भाग पर वन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कच्छ वनस्पति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भाग 28 अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में है। प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। पेरियार अभयारण्य केरल में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बेतवा पार्क बिहार में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। एशियाटिक बब्बर शेर गिर वन नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत में अब तक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। नोक्रेक जैवमंडल रिजर्व मेघालय में है। मानस जैवमंडल रिजर्व असम में है। अगस्टमलाई जैवमंडल रिजर्व केरल में है। दिबांग जैवमंडल रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व सिक्किम में है। सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व उड़ीसा में है। नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पर्यावरण भाग 29 भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। वर्तमान में भारत में कुल 103 राष्ट्रीय पार्क हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में 9 हैं। नावाब पक्षी विहार उन्नाव में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा उत्तर प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सरिस्का राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो बनाने में कोई कमी हो रही है तो आप लोग उसे कमेंट करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।